नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओसवाल्ड स्पेंगलर की, जो कि इतिहासकार और दार्शनिक और विद्वान रहे, जिन्होंने इतिहास में कई सारे ऐसे सिद्धांत दिए जिनसे इतिहास में एक दिशा परिवर्तन हुआ। तो हम जानते हैं ओसवाल्ड स्पेंगलर और वह किस तरह की यहाँ पर बातें करते हैं। ओसवाल्ड स्पेंगलर चक्रीय अवधारणा इनकी देखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ओसवाल्ड स्पेंगलर द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 यहाँ पर इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर ओसवाल्ड स्पेंगलर की किताबें आपको ध्यान रखनी चाहिए। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, संस्कृतियों का इतिहास, ये इनकी रचना है। स्पेंगलर जर्मनी के थे, विज्ञान व गणित के विद्वान भी थे, और इसीलिए इनके इतिहास दर्शन में हमें विज्ञान और गणित का प्रभाव देखने को मिलता है। नीति से विज्ञान और गणित तीनों का इन पर प्रभाव है। नीति से जो दार्शनिक है उनका भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। स्पेंगलर के अनुसार इतिहास में गति, प्रक्रिया एवं नियति के तत्व पाए जाते हैं। इनका इतिहास संबंधी दृष्टिकोण यांत्रिक, भौगोलिक, जैविकीय व्याख्याओं का समन्वित रूप है। स्पेंगलर के अनुसार इतिहास का प्रकृति रेखीय न होकर चक्रीय या वृत्तात्मक है, और स्पेंगलर के अनुसार विश्व इतिहास अनंत निर्माणों और पूर्व निर्माणों तक जीवित शरीरों के उत्थान और पतन का चित्रपट है। स्पेंगलर इस अवधारणा के विरुद्ध अपने सिद्धांत कोपरनिकसियन अवधारणा के अनुसार यह स्पष्ट करते हैं कि इतिहास किसी एक संस्कृति की जीवन लीला नहीं है, बल्कि अनेक संस्कृतियों के जीवन वृत्तों का क्रम है। स्पेंगलर कहते हैं कि सिर्फ एक संस्कृति नहीं रहती, कभी भी लगातार संस्कृतियाँ बदलती रहती हैं और हर संस्कृति अपने में कुछ नया इतिहास समेट कर लाती है। स्पेंगलर का संस्कृति चक्रीय नियम, तो स्पेंगलर के अनुसार संस्कृति इतिहास की आत्मा है। इतिहास उन विविध अलग अलग इकाइयों का क्रम है जिन्हें हम संस्कृति कहते हैं। प्रत्येक संस्कृति का बचपन, यौवन, पौरुष और वृद्धावस्था होती है तथा अपनी नियति को पूरा करने के बाद संस्कृति मर जाती है। एक संस्कृति की मृत्यु, अन्य संस्कृति का जन्म होता है। अब ये जो लगभग एक संस्कृति का जीवन काल ये बताते हैं, औसतन 1000 वर्ष बताते हैं। उसमें ये कहते हैं कि संस्कृति का बचपन यानी कि संस्कृति का शुरुआती चरण, फिर संस्कृति का यौवन यानी कि जब संस्कृति विकसित होने की अवस्था में होती है, और जब संस्कृति पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो वह होता है उसका पौरुष्य, और फिर वह वृद्धावस्था में जाती है, क्षीर की अवस्था में जाती है जब वह कमज़ोर होती है, और फिर उसका पतन हो जाता है। और जैसे ही उसका पतन होता है तो उसी के पतन पर एक नई संस्कृति का जन्म होता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक संस्कृति थी, जब वह लंबे समय तक चली और जैसे ही वह कमज़ोर होने लगी तो उसी के पतन पर हमें वैदिक संस्कृति देखने को मिलती है। वैदिक संस्कृति के पतन पर हमें महाजनपद काल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक संस्कृति के पतन पर दूसरी संस्कृति खड़ी होती है, ये स्पेंगलर यहाँ पर समझाना चाहते हैं। स्पेंगलर के अनुसार प्रत्येक संस्कृति जीवधारी प्राणी के समान उत्पन्न और नष्ट होती है। अतः विश्व इतिहास का अध्ययन करने के लिए स्पेंगलर ने सजीव तर्क यानी कि ऑर्गेनिक लॉजिक की शुरुआत की। संस्कृति को इन्होंने शारीरिक यानी कि ऑर्गेनिक माना और उसे इतिहास दर्शन का केंद्र बिंदु बताया। स्पेंगलर ने इतिहास दर्शन का केंद्र संस्कृति को माना है। संपूर्ण मानव इतिहास को उन्होंने 8 संस्कृतियों में वर्गीकृत किया है, और इनमें मिस्री यानी कि जो मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट की संस्कृति, चीनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, अरबी आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति, यूनानी रोमन संस्कृति, मैक्सिकन संस्कृति और बेबीलोनियन संस्कृति, और जो 6 संस्कृति हैं शुरुआत की, मिस्री, चीनी, भारतीय, अरबी, आधुनिक पाश्चात्य और यूनानी रोमन संस्कृति, इन्हें ये सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और इनका अध्ययन उन्होंने विस्तार से किया है। अब देखिए, स्पेंगलर ने एक और दूसरी संस्कृति की ओर भी संकेत किया है, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने रूसी संस्कृति का भी जिक्र यहाँ पर किया है। तो हालांकि उन्होंने मुख्य तौर पर 8 संस्कृतियों का ही बात की है, और बहुत ही हल्के तौर पर रूसी संस्कृति का भी जिक्र किया है, ये भी ध्यान होना चाहिए। संस्कृति का विकास और पतन की बात करें तो स्पेंगलर के अनुसार संस्कृति एक जीवित प्राणी है। इसका जीवन जन्म यानी कि जरा
जन्म से जरा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, तो जन्म से बुढ़ापे के क्रम में चलता है। यानी एक संस्कृति पनपती है, विकसित होती है और फिर समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से जन्म से मृत्यु तक संस्कृतियाँ लगभग 1000 वर्ष से गुजरती हैं और संस्कृति के जन्म की व्याख्या रहस्यमयी है कि भैया संस्कृति कैसे जन्म लेती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई ये किसी को नहीं पता कि संस्कृति कैसे जन्म लेती है, ये रहस्यमयी है। बस संस्कृति शुरू होती है और जब वह अपने चरम विकास की ओर पहुँच जाती है तब लोगों को पता चलता है संस्कृति के विषय में। संस्कृति की उत्पत्ति तब होती है जब एक महान आत्मा बॉलिस मानवता की आदि आध्यात्मिकता से जागृत होकर अपने पृथक रूप में प्रकट होती है। संस्कृति के जीवन की अवस्थाओं को संस्कृति स्पेंगलर ने विभिन्न ऋतुओं के क्रम में बांटा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 ऋतुओं जो हमारी ठंड यानी कि शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु है, इनके अंदर भी 2-2 डिवाइडेशन हमको देखने को मिलते हैं। जैसे बसंत, आषाढ़, सावन, भादो, शिशिर, इस तरह से हम देखते हैं ना। तो ये जो वर्णन है वो यहाँ पर उस तरह से करते हैं। संस्कृति के बाल्यकाल की तुलना वह बसंत ऋतु से करते हैं। यह धर्मनिष्ठ का काल है। इस युग का मनुष्य धर्म भीरु यानी कि डरने वाला होता है, जिसमें धार्मिक चेतना का विकास होता है। जैसा कि हम नवपाषाण काल का मनुष्य देखते हैं जो धर्म के मामले में थोड़ा डरपोक होता है, यानी कि उसको डर रहता है कि भाई ऐसा कर दिया तो कुछ हो जाएगा, वैसा कर दिया तो कुछ हो जाएगा। भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में वैदिक संहिताओं का काल हम देखते हैं। वैदिक काल जो हम देखते हैं तो उसमें इतने कर्मकांड हमें देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हमें नजर आता है। यूनानी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ओलंपिक देवताओं का युग हम देखते हैं। संस्कृति की जवानी का काल ग्रीष्म ऋतु कहलाता है और इसे संस्कृति के संचय का काल माना जाता है। इस काल में सांस्कृतिक आत्मबोध के साथ साथ आलोचनात्मक मनोभाव का भी जन्म होता है। इस अवस्था में संस्कृति का व्यक्तित्व स्पष्ट अभिव्यक्त होता है और संस्कृति में सृजन शक्ति विकसित और परिपक्व होती है। इस अवस्था में विशिष्ट दार्शनिक एवं आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है और भारतीय संस्कृति के संबंध में उपनिषदों का काल यहाँ पर हम उपनिषदों का काल देख सकते हैं। यूरोपीय संस्कृति के संबंध में प्रतिधर्म सुधार आंदोलन हम देख सकते हैं और संस्कृति का प्रौढ़ावस्था यानी कि जो उसका बुढ़ापा होता है उसको हम वर्षा काल कहते हैं। तो यह बौद्धिक पराकाष्ठा का युग होता है जिसका मूल आधार तर्क होता है और यहाँ पर सब लॉजिकली सोचने लगते हैं और ये बहुत ही अच्छा समय होता है। इस अवस्था में धर्म को भी बौद्धिक मानदंडों के आधार पर परखा जाता है और भारतीय संस्कृति के संदर्भ में हम देखते हैं कि कर्मकांड के विरोध में जब जैन और बौद्ध धर्म ऐसी लॉजिकली बात करते हैं तब वह संस्कृति का सबसे अच्छा अवस्था यहाँ पर होता है। और यूनानी संस्कृति के संबंध में सुकरात और प्लेटो का दर्शन जब आता है तो वह उनका काल होता है। वार्धक्य यानी कि बुढ़ापा काल शीत ऋतु इसको कहते हैं। इसे इनके बुढ़ापे को शीत ऋतु से तुलना की गई है। इस अवस्था में आत्मा की क्रिया मंद हो जाती है। यह अवस्था महानगरीय सभ्यताओं के उदय का काल है। यह महानगरीय सभ्यताओं के उदय का काल है और इस चरण में संस्कृति न केवल अश्मीभूत होकर निर्जीव हो जाती है बल्कि अपने प्रतिरूप सभ्यता में परिवर्तित हो जाती है। इस अवस्था में संशयवादी दर्शन और भौतिकता की प्रधानता रहती है तथा धार्मिकता का पतन और विज्ञान के विभिन्न संप्रदायों का जन्म होता है। इस अवस्था में जन्म के लोकप्रिय प्रजातंत्र का केसरवाद यानी कि जो लोकतंत्र है वह तानाशाही में बदल जाता है और इसे लसीसिज्म कहा गया है। तो लसीसिज्म क्या है? तो जब एक लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है वह डिक्टेटरशिप में बदल जाए और इस तरह से एक जो संस्कृति है उसका पतन होने लगे तो उसको लसीसिज्म कहते हैं। स्पेंगलर एग्जाम्पल देते हैं कि स्पेंगलर ने ऊपर की 4 अवस्थाओं को मुख्य रूप से माना है। ठीक है, अब भारतीय संस्कृति के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण और साम्राज्य विस्तार का युग, मौर्य काल, गुप्त काल और मौर्योत्तर काल आदि है।
अब इसके बाद में हम संस्कृति की पांचवी अवस्था देखते हैं। हम चार अवस्थाओं को देख चुके हैं और पांचवी अवस्था या पांचवें चरण को समझें तो जीर्णता की अवस्था ये होती है। हेमंत ऋतु से इसकी तुलना की जाती है, जब यहाँ पर लोग संस्कृति को वापस पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह संस्कृति जीवित नहीं होती है क्योंकि वह मरने की कगार पर आ चुकी होती है। इस अवस्था में प्राचीन अतीत को पुनर्जीवित करने की चेष्टा निहित है, किंतु यह प्रयास असफल रहता है क्योंकि जीवन के क्रम को लौटाना संभव नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम भारत में पुनर्जागरण देखते हैं, नव जागरण देखते हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी जैसे लोग वैदिक कालीन संस्कृति को भारत के वर्तमान में लाने का प्रयास करते हैं कि हम वैदिक काल में जैसे थे हम वैसे बन जाएं। हालांकि वह पूरी तरह से संभव नहीं हो पाता। और आज के दौर में आप देखो तो आज कोई वैदिक काल को वर्तमान में लाने का प्रयास नहीं करता है। कोई ये नहीं कहता कि हमको भैया वैदिक काल के जैसा बनना चाहिए या फिर हमको रामायण में जिस तरह से पात्र थे वैसे हमको बनना चाहिए। सब कहते हैं कि अब मॉडर्नाइजेशन आ गया है, तो अब वो संस्कृति वहाँ से समाप्त हो चुकी है और अब एक नई संस्कृति को लोग स्वीकारने लगे हैं। अब संस्कृति का छठवां चरण सौथिल्य एवं क्षय की अवस्था होती है। इसको शिशिर ऋतु कहा गया है और इस अवस्था में संस्कृति समाप्त हो जाती है, शांत, क्लांत, थकी हुई हो जाती है, निश्चल और निष्क्रिय हो जाती है। इस अवस्था में संस्कृति के जीवित रहने की इच्छा और शक्ति भी यहाँ पर कमजोर हो जाती है और इस अवस्था में संस्कृति द्वितीय धार्मिकता के कफन में लिपट कर सब यात्रा के लिए तैयार होती है और यह द्वितीय धार्मिकता शिथिल्य के समान होती है। यानी कि अब यहाँ पर से संस्कृति अपने चरम पतन की ओर है और अब एक नई संस्कृति जन्म लेगी। स्पेंगलर ने प्रथम तीन अवस्थाओं के संस्कृति और बाकी तीन अवस्थाओं को सभ्यता नाम दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो बाल्यकाल, यौवन और पौरुष अवस्था है, ये ध्यान रखना। बाल्यकाल, यौवन अवस्था और पौरुष अवस्था जो है उसको स्पेंगलर संस्कृति कहते हैं और वार्धक्य काल यानी कि बुढ़ापा और मृत्यु के दो जो चरण हैं, जीर्णता और शिथिलता से क्षय, इसको वह सभ्यता कहते हैं। स्पेंगलर के अनुसार सभ्यता से अभिप्राय पतन, ह्रास, जड़ता एवं क्षय की अवस्था है जिसमें संस्कृति विकास और पूर्णता प्राप्त करने के बाद प्रवेश करती है। तो यहाँ पर संस्कृति शुरुआती चरण है और सभ्यता वह अंतिम चरण है। जबकि टॉयनबी को जब हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि टॉयनबी स्पेंगलर के विपरीत बात करता है। वह सभ्यता को मुख्य आधार, उसके इतिहास दर्शन का मुख्य केंद्र क्या है? सभ्यता है। जबकि यहाँ पर स्पेंगलर के इतिहास दर्शन या इतिहास को समझने का मुख्य केंद्र है तो वह है संस्कृति। अब अर्थात सभ्यता संस्कृति का बुढ़ापा एवं उसके इतिहास का उपसंहार है। स्पेंगलर के अनुसार सभ्यता संस्कृति की अंतिम अवस्था है जिसे स्पेंगलर ने सड़न एवं नष्ट होने का आरंभ कहा है। स्पेंगलर के अनुसार बड़े शहरों एवं राज्यों के विकास के साथ संस्कृति सभ्यता में परिवर्तित हो जाती है। स्पेंगलर के लिए इसका इतिहास, इसका अर्थ है राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी संस्थाओं का नैसर्गिकता पर हावी हो जाना और सभ्यता की इस अवस्था में व्यक्ति मशीन का गुलाम बन जाता है, जैसे आज के दौर पर हम देख रहे हैं। हालांकि ये कालक्रम अभी और भी क्रूशियल समय के साथ साथ होते जाएगा। अब इस काल में आक्रांता, तानाशाही एवं अलगाववाद का आना अपरिहार्य है और जन उभार और जन आंदोलन सत्ता छीन लेते हैं और अंत में संस्कृति ढह कर गिर जाती है तथा इसके सदस्य किसान और घुमक्कड़ गरीब हो जाते हैं। इसी आधार पर स्पेंगलर ने भविष्यवाणी की कि पश्चिमी संस्कृति जो सभ्यता की अवस्था में पहुंच चुकी है अब अपने पतन के काल की ओर उन्मुख होगी। इसे रोका नहीं जा सकता और इसी आधार पर स्पेंगलर ने पश्चिमी सभ्यता के भविष्य को निराशा में बताते हुए उसके पतन को नज़दीक माना है। जबकि टॉयनबी और जो दूसरे विद्वान हैं वह सबसे बेहतर संस्कृति पश्चिम की संस्कृति को ही मानेंगे। इस हेतु स्पेंगलर का सुझाव है कि वर्तमान संततियों संगीत, चित्रकला, वास्तुकला के स्थान पर यंत्रों तथा भाषा शास्त्रों के स्थान पर राजनीति को अपनाएं, अन्यथा उनके अब तक के संपूर्ण प्रयास निष्फल हो जाएंगे। स्पेंगलर ने समान एवं
राष्ट्र को दो भागों में बांटा है, समाज और राष्ट्र को, ठीक है, सॉरी, स्पेंगलर ने समाज एवं राष्ट्र को दो भागों में बांटा है। पहला सार्वजनिक नगर, इसका स्वरूप शोषक होता है, और प्रांत, इसका नगर होता है शोषित। तो जो नगर है वह तो शोषक का काम कर रहा है, और जो प्रांत है, राज्य है, वह शोषित का काम, उसका शोषण हो रहा है। अब दोनों आचार विचारों में काफ़ी अंतर होता है। संस्कृति के विकास अवस्था समाज गांवों और कस्बों में बटा होता है, जिसमें कोई मौलिक भेद नहीं होता, जबकि सभ्यता की अवस्था में समाज नगरों और प्रांतों में बटा होता है। प्रांतों के लोग जड़ और निष्क्रिय होते हैं, जबकि नगरों में जातीय सम्मिश्रण संस्कृति की व्यक्तित्वता को समाप्त कर देता है, क्योंकि हम नगरों में अलग अलग भिन्न वर्ग के लोग, भिन्न भिन्न जातियों वर्ग के लोग हम देखते हैं, जबकि ग्रामीण पृष्ठभूमि में ऐसा नहीं होता है। स्पेंगलर ने विभिन्न संस्कृतियों को उनके प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। उसने भारतीय संस्कृति को आध्यात्मिक, यूनानी संस्कृति को सौंदर्यपरक और आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति को तकनीक आधारित बताया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर वह भारतीय संस्कृति को आध्यात्मिक कह रहा है स्पेंगलर, यूनानी संस्कृति को सौंदर्यपरक और पाश्चात्य संस्कृति को तकनीक आधारित बता रहा है। वह संस्कृति के प्रतीक को तिजोरी कहता है, वह संस्कृति के प्रतीक को क्या कहता है? तिजोरी। अब स्पेंगलर के अनुसार भारतीय, चीनी और अरबी संस्कृतियों के युग में पहुंचकर जड़ व मृत हो चुकी हैं, लेकिन उनके शरीर अब भी विद्यमान हैं। यानी कि वह कहता है कि भैया यूरोप की संस्कृति पतन की ओर है, और भारत, अरब और चीन की संस्कृति पतन इनका हो चुका है, और अब ये मृत अवस्था में है। स्पेंगलर के अनुसार सभी संस्कृतियों में जन्म और विकास एवं पतन की अवस्थाएं मूल रूप से एक जैसी होती है। इसे ही उसने समकालीन समरूपता का सिद्धांत कहा है, और समकालीन समरूपता की मान्यता के अनुसार किसी संस्कृति के जीवन की एक अवस्था की जानकारी होने पर उस संस्कृति के समानांतर किसी अन्य संस्कृति के जीवन के इस प्रकार की अवस्था का पता लगाया जा सकता है। यानी कि वह कहना चाहता है कि एक संस्कृति को जानकर आप दूसरी संस्कृति के बारे में अनुमान लगा सकते हो। मिस्र की सभ्यता को जानकर आप मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हो। इसी अवधारणा के आधार पर स्पेंगलर ने अतीत काल में विलुप्त हो चुकी अज्ञात संस्कृतियों का भी पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया। धार्मिकता बनाम यांत्रिकम, यहाँ पर यात्रिकम, स्पेंगलर ने इतिहास दर्शन में धर्म का प्रधान स्थान रहा है। वह कहता है कि स्पेंगलर के जो इतिहास दर्शन है उसमें धर्म को इम्पोर्टेंस दी गई है, और संस्कृति की प्रथम अवस्था से ही धर्म चेतना का विकास होता है, जो कि आगे के काल में पतनशील होते रहता है। लेकिन सभ्यता के उत्तर काल में राजनीतिक कैसरवाद की स्थापना के साथ, राजनीतिक कैसरवाद मतलब तानाशाही, जिसको वह सिसिथिज्म कह रहा है, सिसिथिज्म, अब स्थापना के साथ ही एक बार फिर धार्मिकता का अनिवार्य रूप से उद्भव होता है, और इसको द्वितीय धार्मिकता कहते हैं। स्पेंगलर के अनुसार संपूर्ण मानव इतिहास के 8 संस्कृतियों में उसने बांटा है। कोई भी संस्कृति अन्य संस्कृति से भिन्न है, और हर एक संस्कृति के अपने स्वनिर्मित मूल्य हैं, जिन पर किसी अन्य संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से स्पेंगलर अपने सिद्धांतों में कहता है, और उसके इतिहास का केंद्र संस्कृति है, ना कि सभ्यता। और ये भी ध्यान रखना कि टॉयनबी के इतिहास का केंद्र सभ्यता होगी, जिसको हम आगे वाले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इसी तरह देखते और सुनते रहिए द हिस्ट्री। आपको अगर नोट्स की आवश्यकता हो तो आपको टेलीग्राम चैनल पर नोट्स मिल जाएंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।